दो विभिन्न नस्लों की संतान है वर्तमान भारतीय लोग। एक शोध या षड्यंत्रकारी प्रचार, एक आकलन। इस सत्र में जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। सबसे पहले मैं जो एक अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके बारे में हम लोगों को सही तरीके से अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहिए। एक सबसे अहम बात, जो आर्यन थ्योरी है डीएनए के बाद वो आउटडेटेड हो गई है। पहली बात, सबसे पहले तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा, बहुत अहम है जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कि जो आर्यन थ्योरी है कि आर्य विदेश से आए, ये जो थ्योरी है ये आउटडेटेड हो गई है। वर्तमान भारत में जो ब्राह्मण है, भारत का वर्तमान शासक वर्ग है, वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को हम बहुत सारे लोग जो है आर्य मानते हैं। परंतु डीएनए रिसर्च जो 2001 में हुआ, उसने ये प्रमाणित किया कि ये जो जिसको आर्य कहा जाता है ब्राह्मणों को, ये मूलतः यूरेशियन लोग हैं। जिनको आर्य कहा जाता है ये मूलतः यूरेशियन लोग हैं। डीएनए ने इसे प्रमाणित किया। डीएनए एक ऐसा प्रमाण है जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होता है, और ये एक ऐसा फिजिकल एविडेंस प्रत्येक आदमी के शरीर में होता है। जो मेडिकल साइंस के यहां डॉक्टर होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर होंगे, वो मेरी बात उनको जल्दी समझ में आएगी। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो जानकारी का उपयोग कैसे करना चाहिए उसका डॉक्टर हूं। मैं भी डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं किस विषय का डॉक्टर हूं, कि जानकारी का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सारे लोगों को बार बार मैं समझा रहा हूं, ये बात अभी भी हमारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही, इतने लोगों के दिमाग में भरी हुई है कि ब्राह्मणों को ही आर्य कहा जाता है, और उन ब्राह्मणों के डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित किया गया कि ब्राह्मण्स जो वर्तमान में भारत का शासक वर्ग है वो यूरेशियन है, और यूरेशियन और भारत के मूल निवासियों की जो नस्ल है वो एक नहीं है। अभी डीएनए से जो प्रमाणित हुआ, उससे जो लोग ये कहते हैं, ब्राह्मणों को आर्य कहते हैं, आर्य कहने के आधार पर वो ये कहते हैं कि ये विदेशी है। डीएनए ने इस बात को इनकार नहीं किया कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, बल्कि उसने ये ज्यादा सही तरीके से प्रमाणित किया कि ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए ने ये इस सिद्धांत को झूठा साबित किया कि आर्य विदेशी है, परंतु डीएनए ने यह प्रमाणित किया कि ब्राह्मण विदेशी है। बातों को ठीक से समझने की कोशिश करो, जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
सुब्रमण्यन जी, माइक्रो बातें, माइक्रो डिफरेंस है। अगर ये माइक्रो बातें समझ में नहीं आती है तो फिर जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, जो जनमत हम तैयार करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आर्य भी विदेशी है ऐसा कहा गया था, हम लोग ये भी कहते हैं, मगर आर्य विदेशी है इसका निर्विवाद और निर्णायक एविडेंस नहीं है। निर्विवाद और निर्णायक, जो शब्द प्रयोग ध्यान रखना, निर्णायक और निर्विवाद। डीएनए का एविडेंस निर्विवाद और निर्णायक है। अगर डीएनए का एविडेंस, अगर कोई भारत का ब्राह्मण इनकार कर दे तो दुनिया वाले कहेंगे ये पागल है, क्योंकि डीएनए का एविडेंस दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में भी माना जाता है, निर्विवाद है, क्योंकि वो तर्क पर खड़ा नहीं है, वो दलील पर खड़ा नहीं है, वो मनुष्य के शरीर के अंदर जो डीएनए है उसके आधार पर प्रमाणित होता है, और डीएनए को लैब में जाकर प्रमाणित किया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट बौद्धिक दृष्टि से, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बौद्धिक दृष्टि से ब्राह्मणों के विरोध में पूर्वाग्रह रखता है, माना जा सकता है। ब्राह्मण एससी एसटी व ओबीसी के बारे में पूर्वाग्रह रखता है, माना जा सकता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को विदेशी कहा जा सकता है, पूर्वाग्रही है। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के विरोध में कुछ कहा जा सकता है, पूर्वाग्रही है। परंतु लैब का जो कंक्लूजन है, लैब में रसायन मिलाकर जो कंक्लूजन आता है, वो लैब शेड्यूल कास्ट नहीं है, लैब शेड्यूल ट्राइब नहीं है, लैब ओबीसी नहीं है, लैब ब्राह्मण नहीं है, लैब क्षत्रिय नहीं है। लैब है, लैब विज्ञान है, लैब साइंस है, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लैब धर्मनिरपेक्ष है, लैब जाति निरपेक्ष है, लैब व्यक्ति निरपेक्ष है। इसलिए लैब जो बताएगा वो निर्णायक और निर्विवाद है। ठीक से समझने की जरूरत है। और इसलिए डीएनए, कोई भी आदमी अपने शरीर में जो डीएनए है वो लैब में जाके टेस्ट कर सकता है। अभी महंगा है ये प्रयोग, महंगा है, सर्टिफिकेट महंगा है। हमको मौका जैसे ही मिलेगा फ्री में सर्टिफिकेट दे देंगे। और जिस तरह से आइडेंटिटी कोड नंबर बनाया जा रहा है, हम लोग डीएनए कोड नंबर बनाएंगे और प्रत्येक लोगों को डीएनए का सर्टिफिकेट दे देंगे कि प्रत्येक आदमी अपना डीएनए का सर्टिफिकेट ले जावे, अपने पास रखे। आप विदेशी हो मगर आपको भारत के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, आप इधर ही रहो। आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप इधर ही रहो। आपको विदेश में जाने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, इधर ही रहो आप। आखिर राज करने के लिए प्रजा चाहिए भाई। स्वामी जी, हम ही हमारे ऊपर राज करें, सलाह तो समझ में नहीं आता है। तो समझ, ये तो बात समझ में वाली नहीं है। आखिर प्रजा भी तो चाहिए, वो कहां से आएगी? मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें समझ में आती है। समझने का बहुत फेर है साथियों। ये जो शोध है डीएनए का, ये 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। अभी इंटरनेट से टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर पब्लिश की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया का
21 मई 2001 का जो पुराना अंक है उसको हमने इंटरनेट पर देखा, वो खबर वहां नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही खबर पब्लिश की, हमने इसको रिजर्व करके रखा टाइम्स के नाम पर। हमको मालूम था ये बदमाश लोग हैं, ये साले गायब कर देंगे, इसको हमने अपने पास रखा हुआ है। अभी इंटरनेट पर टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने अंक अवेलेबल है, मगर खबर नहीं है। इससे उनका माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डरा हुआ आदमी जो है वो ऐसा करता है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, उसके अनुसार उसमें क्या बताया गया कि भारत का जो ब्राह्मण है उसका डीएनए 0.10, जो भारत के मूल रहने वाले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का जो डीएनए है उनके और ब्राह्मणों के डीएनए में कितना अंतर है? तो ये अंतर बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। अगर 0.10 इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर गणित थोड़ा बहुत जानते हो, मैं गणित का विद्यार्थी नहीं रहा, गणित मेरा कच्चा था, इसलिए मैंने गणित नहीं लिया था, मगर गणित बता रहा हूं। इसको उल्टा करो, 99.99, ये जो डिफरेंस है इस तरह से होता है। 0.10 इसको उल्टे तरीके से लिखा जा सकता है 99.99। स्वामी जी बराबर है ना? इतना डिफरेंस है। और ब्राह्मण का जो डीएनए है और क्षत्रिय का जो डीएनए है उसमें अंतर है। कितना? 0.12। तो ये कितना होगा? ये होगा 99.98.8। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होगा, गणित कर लेना ठीक से। जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा माइक्रो बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट जो है बढ़ गए हैं। 0.12 और जो वैश्य का डीएनए है वो है 0.16। तो क्षत्रिय के इसमें और वैश्य के इसमें 4 पॉइंट का अंतर है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर 2 पॉइंट का डिफरेंस है। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हजारों साल हमारे साथ रहे हैं, थोड़ा बहुत मिलावट हो गया होगा, थोड़ा डिफरेंस तो आ जाएगा, इसमें माना जा सकता है। थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक माना जा सकता है। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमने कॉन्शियसली रखा है। वो जो रिसर्च माइकल बामशात जो अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में वॉशिंगटन में है, वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने भारत की जो विशेषता है वो विशेषता है कास्ट। माइकल बामशात के दिमाग में बात आई कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। तो एक कारण इसका क्या है? जरूर इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, इसका जरूर कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा, और इस कारण का पता करना जरूरी होगा। इसलिए माइकल बामशात ने खास तौर पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। फिर उसके मन में एक डाउट तैयार हो गया, चला मैं अगर तैयार करूंगा तो भारत के लोग, शायद मैं विदेशी आदमी हूं और भारत के लोगों में विभाजित पैदा करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा
जो है शोध लाया है, ऐसा आरोप लाया जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन किया उसके साथ में, उनके एक्सपर्ट लोगों को उसके साथ जोड़ा। फिर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, उसके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको उसके साथ में जोड़ा, और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग इस तरह से भारत के जो इससे संबंधित जो लोग हैं एक्सपर्ट लोगों को उसके उन्होंने साथ जोड़कर एक जॉइंट प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम संगा बताया कि 265 लोगों का ग्रुप था, मिक्स ग्रुप था। दुनिया से हर देशों से उन्होंने ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किया और उसके आधार पर सारे जगह से, और फिर उसको हर सैंपल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए मिलाया और मिलाकर पता किया कौन सा कहां मिलता है। तो जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन लोगों के डीएनए से मिल गया। यूरेशियन लोगों के डीएनए जैसे ही मिल गया, पता चल गया हां यहां से इसका जो जड़ है वो यहां है, यहां से ये माइग्रेट है। तो डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि ये यूरेशियन से माइग्रेट है। अब पुणे का जय दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है, उसने अपना अलग रिसर्च बनाया और वो वहां गया, यूरेशिया में गया। तो रशिया में जो काला सागर है उसके पास अस्कीमोझी नाम का रीजन है, प्रांत है, विशिष्ट एरिया है। उस एरिया के लोगों का ही डीएनए मिलता है और बाकी का नहीं मिलता है। तो ये भूगोल भी प्रमाणित किया, उससे भूगोल भी प्रमाणित हुआ, ज्योग्राफी भी प्रमाणित हो गया, उसका एरिया भूगोल किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रमाणित हो गया। क्योंकि ब्राह्मण के दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भारत से तो जाना ही होगा। जाने के पहले अंग्रेजों को तो मालूम था कहां जाना है, हमको मालूम नहीं चला जाना कहां है। तो मालूम होना चाहिए। तो ये जिस तरह से यहूदियों ने इजराइल बसाया, तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो जय दीक्षित ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया, वो भी सिमिलर है। माइकल वामशाद अमेरिकन है, जय दीक्षित भारतीय ब्राह्मण है। उसने माइकल वामशाद के सिद्धांत को मानकर रिसर्च किया और कहा हाँ बराबर है, ब्राह्मण कह रहा है, खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हाँ भाई माइकल वामशाद का जो रिसर्च है वो बराबर है। उसको उसने और विस्तार देकर, जय दीक्षित ने विस्तार देकर कहा कि आप यूरेशियन कह रहे हो, तो वो यूरेशियन एरिया है कहां, एग्जैक्टली कहां है? तो उसने कहा काला सागर के पास में है, उस प्रांत का नाम अस्कीमोझी है, उसका किलोमीटर का किलोमीटर इतना भूगोल है, ऐसा डिटेल किया उसने। शायद यहूदियों की तरह, जूस की तरह उनको किलोमीटर बाय किलोमीटर भूगोल इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि भविष्य में अपना देश कितना किलोमीटर होगा, लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा कितना होगा, शायद वो प्लान बना रहे होंगे। क्योंकि जो बहुत दूर तक देखने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से जय दीक्षित ने माइकल वामशाद के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया, कहा ये है बराबर है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है। माइकल वामशाद ने जो रिसर्च किया कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे आ गया, वो उसका क्या जड़ क्या है, तो उसका कहना है कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण करने के लिए औरतों को, महिलाओं को इस काम के लिए उपयोग में लाया। ऐसा वैज्ञानिक रूप से उसने प्रमाणित किया और इसलिए केवल महिलाओं को ही सती जाने का
जो प्रचलन है वो केवल भारत में क्यों है, तो उसका कहना है इसका संबंध जाति व्यवस्था के साथ में। इंडोगोमी, एक्सटोगोमी, अंतर जाति विवाह, अंतर बाह्य जाति विवाह, इसके साथ इसका संबंध है। और इसका संबंध महिलाओं के साथ में है, क्योंकि विवाह का मामला है। जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए उन्होंने महिलाओं का उपयोग किया। तो ये जो रिसर्च है ये केंद्रित है जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था के मूल बात को ढूंढने के लिए उन्होंने ये सारा रिसर्च किया। रेस को ढूंढने के लिए, मूल ढूंढने के लिए सारी बातों को उन्होंने रिसर्च किया। तो ये थ्योरी प्रचलन में थी कि आर्य, जिसको मैंने अभी गलत कहा कि ये थ्योरी गलत है, आर्य शब्द के बजाय, आर्य के बजाय अभी यूरेशियन शब्द ज्यादा उपयुक्त है, उचित है, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव किया हुआ है। इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। आर्य के जगह यूरेशियन शब्द का उपयोग करो, हमारा कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। क्या फायदा है? निश्चित है, कंफ्यूजन नहीं है। आर्य के बारे में कंफ्यूजन है। तो इस तरह से यह कहा जाता है, पहले आर्य के नाम पर बताया जाता था। क्या बताया जाता था? कि ये पशुपालन करने के लिए आए। दूसरा सिद्धांत था खेती करने के लिए आए, ऐसा बताया जाता था। पहली बार डीएनए ने निर्णायक रूप से प्रूव किया कि ये पशुपालन के लिए नहीं आए, ये खेती करने के लिए नहीं आए, इनका पर्पस आक्रमण करने का ही था। कैसे? उसने ये भी प्रमाणित किया। कैसे? तो इनके साथ में महिलाएं नहीं आई। वो कैसे प्रमाणित किया? तो उसने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर प्रमाणित किया कि स्त्री के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उन्होंने देखा, तो उन्होंने ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनके डीएनए से उसका मेल किया। तो पता चला शेड्यूल कास्ट की महिला का डीएनए, शेड्यूल ट्राइब की महिला का डीएनए, ओबीसी की महिला का डीएनए और ब्राह्मण के घर में जो महिला है उसका डीएनए एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं वो ये सोचने लगे कि अगर ब्राह्मण के घर की महिला का डीएनए भी हमारे जैसा ही है तो हमारे लिए फिर उधर शादी करना गलत नहीं है। ऐसा कुछ नौजवान लोग अर्थ निकाल सकते हैं मेरी इन बातों का। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ, मतलब मिसयूज को, ये मिसयूज हो सकता है, इसलिए पहले ही मैं इसको रोक लगाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो इसका मिसयूज किया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं वो तो केवल प्रजनन के लिए उन्होंने ली हुई महिलाएं हैं, और उसके लिए उन्होंने महिलाओं को किडनैप करने का आरोप ना आए, जबरदस्ती का आरोप ना आए, इसलिए कन्यादान का सिद्धांत मैंने आपको कल बताया, उसके पीछे का राज बताया। क्योंकि अभी भारत का इतिहास नए सिरे से लिखना होगा, नए तरीके से व्याख्या करनी होगी, और व्याख्या करते वक्त डीएनए के जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए व्याख्या करना होगी। जो व्याख्या डीएनए को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी वो अवैज्ञानिक मानी जाएगी, जो व्याख्या डीएनए को अनुकूल मानेगी उस व्याख्या को वैज्ञानिक माना जाएगा। अभी इतिहास की व्याख्या करते वक्त इतना ध्यान रखना होगा, इतना महत्वपूर्ण मामला है ये। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जब महिला का डीएनए मिलाया गया तो ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों के घरों की जो महिलाएं हैं और एससी एसटी ओबीसी के घरों की जो महिलाएं हैं उनका डीएनए एक है। इसे प्रूव हो गया कि ब्राह्मण के घर की महिलाएं जो है वो मूल निवासी है, और ये मूल निवासी होने की वजह से ब्राह्मणों ने अपने शास्त्र लिखे, जिन्होंने लिखे वो जानते थे। क्या जानते थे? ये स्त्री अगर हमारी पत्नी है, बीवी है, मां है, बहन है, बेटी है, तो भी हमारी नहीं है। शास्त्र लिखते वक्त ब्राह्मण जानता था। इसलिए ब्राह्मणों ने शास्त्र में क्या लिखा? सभी स्त्रियां शूद्र है। बात समझ रहे हो? अरे शेड्यूल कास्ट की औरत है, शेड्यूल ट्राइब की है, ओबीसी की है, वो तो शूद्र है ही है। ब्राह्मण की औरत भी शूद्र है।
ब्राह्मण की मां शूद्र है, ब्राह्मण की बहन शूद्र है, ब्राह्मण की बीवी शूद्र है। अरे कम से कम अपने बीवी को तो नहीं बोला होता, मगर बोला। तो एविडेंस केवल वामन मेश्राम की तरफ से ही नहीं है, ब्राह्मणों की तरफ से भी एविडेंस है, यानी एविडेंस क्रॉस एविडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आरोप कर रहा हूं आपके खिलाफ में, मैं किसी के खिलाफ में आरोप कर रहा हूं, तो कोर्ट में सबूत मुझे देने होंगे। स्वामी जी समझ रहे ना? अगर मैंने किसी के खिलाफ, यहां कोई वकील होगा, कश्यप जी है क्या? हाँ, अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ आरोप कर रहा है कोर्ट में, तो उसको सबूत देने होंगे, आरोप करने वालों को, आरोपियों के खिलाफ सबूत देने होंगे। मगर इस केस में ब्राह्मण भी सबूत दे रहा है क्या? मेश्राम जी ने जो आरोप किया है, हाँ वो सही है। बात समझ रहे हो क्या क्या बताना चाहता हूं? मैं ब्राह्मण पर आरोप कर रहा हूं कि ब्राह्मण अपने मां को, बहन को, बीवी को, बेटी को शूद्र मानते हैं, सभी स्त्रियों को शूद्र मानते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आरोप कर रहा हूं, ब्राह्मण क्या कहते हैं? हाँ बात सही है, गलत नहीं है। अरे मैं तो कह ही रहा हूं, वो जिसके खिलाफ आरोप कर रहा हूं वो भी कह रहा है हाँ ये सही है। यानी ये 100% एविडेंस नहीं है, 200% गारंटीड, पक्का। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में सभी महिलाओं को शूद्र क्यों घोषित किया। उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि उन्होंने साथ में आते वक्त महिलाओं को नहीं लाया था। क्यों नहीं लाया था? तो आक्रमण करने वाले लोग जब लड़ने के लिए जाते हैं तो महिलाओं को लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं पाते, बल्कि लड़ने के लिए अवरोध पैदा होता है महिलाओं की वजह से। ऐसी पुरानी मान्यता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को साथ में नहीं लाया। महिलाओं को साथ में नहीं लाया, इसलिए प्रमाणित हो गया कि आक्रमण करने के लिए आए थे। इसलिए यह थियरी खत्म हो गई कि पशुपालन के लिए आए थे, खेती करने के लिए आए थे। यह थियरी भी गलत हो गई और निर्णायक रूप से गलत साबित हो गई। फाइनली प्रूव हो गया, ये ताबूत को आखिरी कीला लग गया। कहावत, ये ताबूत को आखिरी कीला लग गया, फाइनल हो गया मामला। तो इस तरह से यह प्रमाणित हुआ कि इस देश में अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अदर बैकवर्ड क्लास के और जिनको शूद्र कहा गया है, जो मंडल कमीशन में ओबीसी में शामिल नहीं है मगर शूद्र है, वो सारे के सारे लोग, इंक्लूडिंग कायस्थ, मंडल में शामिल नहीं है वो, मगर ब्राह्मणों के शास्त्रों में कायस्थ शूद्र है और कायस्थों के ऊपर कोई शूद्र नहीं है। ये सबसे बड़े, सबसे ऊपर वाले शूद्र है। तो ये भी यहां के मूल रहने वाले, मूल निवासी लोग हैं। तो इस तरह से इनका डीएनए आपस में मिलता है। ये शोध माइकल बामशाद ने 21 मई 2001 को प्रमाणित किया। नेचर नाम के अंक में, जो दुनिया का वैज्ञानिक शोध का सबसे मान्यता प्राप्त मैगजीन है, उसने पब्लिश किया। इसका मतलब है उसको मान्यता दी। घोषित किया। घोषित करने के बाद में भारत के ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया कि एंथ्रोपोलॉजी, भाषा शास्त्र और भी जो कई एविडेंसेस थे, पुरातत्व, इंडोलॉजी, यानी पुरातत्व, इंडोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, भाषा शास्त्र, इन सारी लोगों ने कहा था ये विदेशी आए, विदेशी आए, मगर ब्राह्मणों ने अपने दलीलों के आधार पर, तर्क के आधार पर उस सिद्धांत के बारे में संदिग्धता पैदा करने में कामयाबी हासिल की। इसलिए उसके बारे में संदिग्धता पैदा हो गई थी, मानेगा ना माने।